हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि 1 अप्रैल से कल मैंने एक छोटा सा पोस्टर भी डाला था इस चीज का कि हम 1 अप्रैल से पेपर 1 के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सीरीज का नाम रहेगा अभी से दौड़ जेआरएफ की ओर। और जिन जिन बच्चों ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है भाई, वो जुड़ जाएं चैनल के साथ। और ये जो क्लास है हमेशा हर रोज 11 बजे होगी, संडे को छोड़ करके हर रोज ये क्लास 11 AM के ऊपर प्रीमियर की जाएगी, क्योंकि ये मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता, मेरी जॉब होती है तो उस टाइम पर मैं ये क्लास को लाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये क्लासेस फ्री है। जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि रात को 9 AM वाली क्लास, सॉरी 9 PM वाली क्लास सर आप कब स्टार्ट करोगे, तो ऐसा समझ लो कि ये आपकी क्लास है, 9 PM वाली क्लास है। ठीक है, वहां पर मैं दूसरे बच्चों की लाइव क्लास लेता हूँ जो बच्चे पेड कोर्स के अंदर है। बाकी डियर फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने पेपर 1 का, पेपर 2 कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, तीनों के लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। तो भाई जिस जिस बच्चे ने ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। लास्ट 2 एग्जामिनेशन के अंदर मैंने 112 बच्चे हैं जिनका नेट जीआरएफ क्लियर करवा दिया अभी तक। और अभी आपको क्या करना है कि ये पेपर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वैसे तो लास्ट डेट कल थी 31 तक, लेकिन कुछ बच्चों की पेमेंट अभी पेंडिंग रह गई थी, उन्होंने बोला था सर कल तक करवा देंगे। तो भाई जिन्होंने और भी ज्वाइन करना है तो 1-2 दिन में आपको और एक्सटेंड कर रहा हूं। जिन्होंने भी ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, एनरोलमेंट कर लें अपनी। बाकी आप मेल करके या व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, यहाँ पर मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। जितना भी जल्दी हुआ, मैं पॉसिबल हुआ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इस कोर्स के अंदर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड और कंप्रेहेंसिव कोर्स मिलेगा। बिल्कुल एक एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव क्लास मिलेंगी, बाद में वो क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड रह जाएंगी और जब मर्जी आप उनको देखना। कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगे आपको, 100 मॉक मिलेंगे आपको, 5 से 7 साल के PYQ आपको मिलेंगे, प्लस क्वालिटीड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारा बैच 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और अभी आप देख लीजिए, आप 20 से 25 दिन आप क्या है, पीछे हैं। तो बाकी आपके सामने है कि बहुत सारे बच्चों ने अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया मेरे से, और आप भी अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर सकते हो। अगली फोटो आपकी भी हो सकती है यहाँ पर, उसके लिए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। और ये चीज नहीं है भाई, ठीक है, अभी ऑफर ऑफर खत्म हो चुके हैं, बस आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको साथ की साथ ही ऑफर दूंगा जो भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप क्लास देखो, मैं हर रोज आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, या कभी 15, कभी 20 भी रह सकते हैं। लेकिन एक बात आप सभी बच्चे याद रखना, इन क्वेश्चंस को करते टाइम ना आप लोग थोड़ा सा गैप देना, या वीडियो आपकी पॉज कर करके पढ़ लेना क्वेश्चन को, और उसके बाद इसके आंसर दे देना। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी हर बार। तो ये आप याद रखना। पहला क्वेश्चन है आपका, मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटेड मैसेज इन द कम्युनिकेशन इज अ, संचार में प्रेषित संदेशा का क्या अर्थ है। इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो सेंडर एक्टिविटी, रिसीवर एक्टिविटी, चैनल एक्टिविटी और कोलाबरेटिव एक्टिविटी। देखो, ट्रांसमिटेड मैसेज इन द कम्युनिकेशन की मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, कोलाबरेटेड एक्टिविटी कहा जाता है। कि भाई एक बंदा यहां पर है, एक बंदा यहां पर है, अब दोनों कोलाबरेट करेंगे तभी तो ये मैसेज इसके पास जाएगा ना। सेंडर और रिसीवर की बात नहीं है, ना ही चैनल की बात है, सहयोग की बात है कि ट्रांसमिटेड हमेशा सहयोग से होता है। अगर ये वाला बंदा बोले ही ना तो इसको सुनेगा कैसे। और ये वाला बंदा अगर सपोज करो कि शोर कर रहा है तो इसका मैसेज इसके तक डिलीवर ही नहीं हो पाएगा। तो ये कोलाबरेटिव एक्टिविटी होती है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट इन द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहता कि कथन एक संचार की वैचारिक परिभाषा में महत्वपूर्ण तत्वों में से एक
अवलोकन का सत्र है। मतलब कहता कि जब भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है ना जो आपकी, वो एक एलिमेंट है, क्रिटिकल एलिमेंट है कंसेप्चुअल डेफिनेशन के अंदर। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो कि वहां पर एक कम्युनिकेशन का लेवल होता है जिसको ऑब्जर्वेशन की बात करते हो, कि आप किसी सामने वाले बंदे को देख करके ऑब्जर्वेशन करते हो। वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्टर ऑफ द इंटेंशनली ऑफ कम्युनिकेशन टू द अंडरस्टैंड। हमें इसे समझने के लिए संचार की मंशा के कारकों को नहीं भूलना चाहिए। देखो, हम कोई भी चीज करते हैं ना, अगर उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भूल जाएं तो हम उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है, यहां पर दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी कि क्रिटिकल तरीके से सोचो। पहले जब भी आप क्या करते हो, कोई कम्युनिकेशन करते हो, तो हमारे पास एक लेवल अच्छा होना चाहिए, लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो उसके पीछे के इंटेंशनली जो फैक्टर हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर पीछे के ऑब्जेक्टिव भूल गए तो हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ये बात है। अगला जो क्वेश्चन है, विच कमेटी का कमीशन स्ट्रेस वुमेन्स एजुकेशन स्टेट दैट वुमेन्स एंड मैन education should have many element in common but should not be in general identical in all respect as is usually the case today। क्या था, किसी समिति आयोग ने, मतलब कौन सी ऐसी समिति थी या कौन सा ऐसा कमेटी या कमीशन था जिसने महिला शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया था, उसके बारे में बताना है आपको। महिला और पुरुष की शिक्षा में कई तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से सभी मामलों में आमतौर ऐसा नहीं होता। मतलब क्योंकि महिला जैसे फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर पाती, लेकिन आजकल तो हर जगह में आगे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके अंदर जो महिला है उनको आगे, मतलब कुछ कामों में आगे रखना चाहिए और कुछ में नहीं, मतलब इक्वली नहीं करना चाहिए। पर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जहां पर मतलब कई मामलों में ये वाली चीजें इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये बात बोली गई है। तो कस्तूरी रंगन समिति, राधा कृष्णन, ठीक है ना, आनंद आनंद कृष्णन समिति और कोठारी कमीशन। तो जो राधा कृष्णन वाले थे उन्होंने 1948 में आया था में भी, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारी वुमेन पावर है इसको भी बोला कि इनको भी एजुकेशन लेवल के ऊपर या हर काम में आगे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, स्वीटी इज एग्जैक्टेड, मतलब एक्साइटेड टू यूज न्यू सॉफ्टवेयर। स्वीटी क्या है, एक्साइटेड है किसके लिए, न्यू सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, विच इज freely available to download but she cannot modify or change the source code। तो यहां पर बात है स्वीटी की, यहां भी स्वीटी की बात है। तो कहता है कि जो स्वीटी है उसने एक नया सॉफ्टवेयर उपयोग करना है, वो बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन वो उसकी जगह पर उसका जो सोर्स कोड है ना वो चेंज नहीं कर पा रही। उसको फ्रीवेयर कहेंगे, ओपनवेयर सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फायरवॉल कहते हैं, फायरवेयर या लाइव वेयर कहते हैं। तो क्या है आपका सही आंसर, जल्दी से जल्दी बताएं सभी, और कमेंट के अंदर भी बता सकते हो सभी बच्चे। और बाकी आप लिख करके बाद में कमेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर आप लोग ना थोड़ा सा गैप देकर के आंसर करना जब भी ये क्लास प्रीमियर होगी तब। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है कि फ्री वेयर आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, A research design is a blueprint that guide the use of research method and analysis of data। कहता है रिसर्च का जो डिजाइन होता है ना, वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर आप मेथड होते हैं रिसर्च के, कि रिसर्च के मेथड कैसे आप लोग यूज करोगे या डेटे को किस तरीके से एनालिसिस करोगे। नंबर 2 पे स्टेटमेंट बोलती है, रिसर्च डिजाइन इज इन नो वे कनेक्टेड विद द एक्सप्रेस
ऑफ कैजुअल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। कहता कि एक शोध डिजाइन किसी भी तरह के सब चरों के बीच में संबंधों के बारे में नहीं बताता। देखो, सही, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कहता कि जो रिसर्च डिजाइन है ना, वो आपको एक ब्लू प्रिंट बताता है कि दो चीजों के अंदर कैसा लिंक है, वो नहीं बता करके आपको बताता है कि दो चीजों के बीच में जो रिसर्च आप करोगे वो कैसे करोगे। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक पाथ होता है जिसके ऊपर आप चल करके क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। दो कैजुअल रिलेशनशिप है वो आपका एक्सपेरिमेंटल के अंदर आपको बताया जाता है, या कॉजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसर्च किसके लिए बना हुआ है। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखना। While designing assessment, a teacher must focus on which of the following as per outcome based एजुकेशन। कहता परिणाम आधारित शिक्षा के अनुसार आंकलन तैयार करते समय एक शिक्षक को कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो असेसमेंट करता है टीचर, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करता है, ओबीई की बात करता है, तो किस तरीके की एक्टिविटीज को ध्यान में रखना चाहिए। रीडिंग मटेरियल को, प्री रिक्विजिट्स को, मतलब पहले जो आपने स्टैंडर्ड बनाया उसके अकॉर्डिंग, या लर्निंग आउटकम को, किसको ध्यान में रखता है भाई, ये रखता है ध्यान में लर्निंग के आउटकम को। देखो, एजुकेशन के आउटकम बेस्ड की बात करता है तो लर्निंग में कितने आउटकम निकले उस चीज के ऊपर ध्यान रखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग। तो ऑफलाइन टीचिंग के लिए कौन सा बेस्ट टूल है? प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, फिजिकल मोड, या LMS। LMS की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? तो वो भी आप कमेंट करना। यहां पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कि भौतिक मॉडल की बात करता है। किसकी बात करता है? भौतिक मॉडल की बात करता है। अगला जो आपका आंसर है, अगला जो सॉरी क्वेश्चन है आपका, वो ये है सोलर पॉन्ड्स के बारे में, कि सोलर तालाब की बात करता है। ये प्रोड्यूस करता है पोर्टेबल वाटर, आर थर्मल इट, मतलब सोलर पॉन्ड आर थर्मल एनर्जी कलेक्टर, की तापीय ऊर्जा को इकट्ठा करने में हेल्प करता है। यूज आ साल्ट, मतलब आप क्या करते हो, गर्मी के अंदर एक नमक का यूज करते हो ताकि ग्रेनाइट टू द इनहेबिट हीट लॉस। कहता कि आप लॉस के बारे में, मतलब गर्मियों के अंदर नुकसान ना हो, तो इसलिए नमक का यूज करते हो सोलर पॉन्ड के अंदर। फिर सोलर पॉन्ड आर यूज फॉर स्विमिंग इन अ कोल्ड रीजन, मतलब आप सर्दियों में यहाँ पर तैरने का काम करते हो, स्विमिंग का काम करते हो। प्रोड्यूस हीट वाटर, कहता है गर्म पानी का उत्पादन करने के लिए। सही जो आंसर है वो है आपका एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए। और फिर आप जो साल्ट का यूज करते हो, फिर आप किसका यूज करते हो, स्विमिंग का यूज ना करके आप हीटिंग वाटर का यूज करते हो। मतलब जब बात आती है ना एक सोलर पॉन्ट की, तो मतलब सोलर पॉन्ट के अंदर जो पानी होता है ना, वो आपका एनर्जी के लिए यूज करते हो, या मतलब आप हीट लॉस के लिए यूज करते हो, गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए नमक का यूज करते हो वहां पर, और एक आप हीटेड वाटर, गर्म पानी के लिए इसका यूज करते हो। द ओनली एनर्जी सोर्स विच इज नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू सन। कहता एकमात्र ऊर्जा स्रोत जो किसी भी तरह से सूरज से संबंधित नहीं है। कहता यहां पर आपको बताना है कि एक ऐसा एनर्जी सोर्सेज या सोर्स जो सूरज से रिलेटेड नहीं है। हाइड्रो, टिंडल, विंड, और जियोथर्मल। सही आंसर है आपका जियोथर्मल। तो आपने आज ना इन सभी के बारे में पढ़ना है। वैसे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की क्लास में ये हम आपको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन ये आपको पढ़ने हैं खुद से भी, कि हाइड्रो क्या होता है, टिंडल क्या होता है, विंड क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेम ऑफ अ फाउंडर ऑफ क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। कहता क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के संस्थापक कौन थे? यहां पर बात कर रहा है किसकी? कुमारली की बात कर रहा है, कौटिल्य की बात कर रहा है, गौतम की बात कर रहा है, और ईश्वर कृष्ण की बात कर रहा है। तो कृष्णा की बात कर रहा है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है आपका? वो है आपका गौतम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी।
तो आज की क्लास डियर फ्रेंड्स इतनी थी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। अगर ये शुरुआत आपको अच्छी लगी हो कि हर रोज 10 क्वेश्चन, तो प्लीज इस चीज को आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करना, कमेंट शेयर करना इस क्लास को। और ये क्लास मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड करके जाया करूंगा, और आपको ये क्लास 11 AM के ऊपर मिलेगी। और अगर ये क्लास तभी मिलेगी आपको अगर आप लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स करोगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो मैं क्लासेस लेना बंद कर दूंगा। फिर तो मेरा चल ही रहा है जैसे है, फिर पेपर के आसपास आपकी रात को 9 बजे वाली क्लास करवाया करूंगा। ठीक है, तो ये बात आप सभी बच्चे ध्यान देना। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।